हेलो एवरीवन। हिंदी कहानी में नेक्स्ट हमारी आज की जो कहानी है वो है अमृतसर आ गया। भीष्म साहनी जी की कहानी है। थोड़ी सी कहानी लंबी है और इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा है, तो चलेंगे हम इसमें। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा वेट करिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करके कोई भी वीडियो देखते हो ना, तो इसमें आपका ही नुकसान होना है। पूरी वीडियो जरूर देख लेना, है ना। सभी से रिक्वेस्ट है और आपके फायदे की बात है। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। बिना टाइम पास किए हम कहानी को पढ़ेंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अमृतसर आ गया नामक कहानी भीष्म साहनी जी ने लिखी है। ये कहानी देश विभाजन पर आधारित है, इम्पोर्टेंट है। देश विभाजन पर जो गद्य विधाएं हैं या फिर जो कहानियां उपन्यास है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं हमेशा ही, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये देश विभाजन पर लिखी गई कहानी है। इसका जो संग्रह है, किस कहानी संग्रह में, पटरियां, ठीक है। अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया यानी कि जो ट्रेन चल रही है, ट्रेन की इसमें कहानी है। और ट्रेन किस पर चलती है? पटरियों पर चलती है। तो बहुत ईजी है, इसको याद कर लेना। ये पटरियों में संकलित किया गया था 1973 ईस्वी में। इसमें सानी की अन्य कहानियां जो पटरियों में संग्रहित है, पटरियां नामक कहानी संग्रह में संग्रहित है, यहाँ पर दे रखी है, एक बार इनको पढ़ लेना। पटरियां, अमृतसर आ गया, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त, जख्म, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक और भगोड़ा। ठीक है, ये सभी कहानियां हैं जो कि भीष्म साहनी जी के हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना। इसमें से नया मकान काफी इंपॉर्टेंट है, तस्वीर पूछी जाती है, मौका परस्त और जख्म, ठीक है, पैरों का निशान, तो सबको अच्छे से याद कर लेना। आगे है कथा सार। इसका कथा देखते हैं, अभी पढ़ते हैं, है ना। तो दिल थाम करके बैठ जाइए आराम से। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। ठीक है, गाड़ी के डिब्बे से ये कहानी है जो पूरी जो कहानी है ना, वो गाड़ी के डिब्बे में ही शुरू होती है और गाड़ी के डिब्बे में ही खत्म हो जाती है। उसके अंदर की ये पूरी जो कथा है वो यहाँ पर दिखाई गई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। जो सरदार जी बैठे हुए थे वो लाम के दिनों की अ, अपनी कहानी सुना रहे थे बैठे बैठे, है ना, ट्रेन में। और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली भी उड़ाते रहे थे। डिब्बे में तीन पठान, ठीक है, डिब्बे में तीन पठान थे जो कि व्यापारी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक हरे रंग की पोशाक पहने हुए था, ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा ही हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था। ठीक है, जो दुबला बाबू था वो ऐसा लग रहा था उसके बोली भाषा से या फिर उसके पहनावे से कि वो पेशावर का रहने वाला है, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते। पश्तो यानी कि भाषा, ठीक है। दुबला बाबू किस भाषा में बात कर रहा था? तो ये पश्तो भाषा में बात कर रहा था। ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। मेरे सामने और कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी। एक बुढ़िया बैठी हुई थी जो कि मुंह और सिर दोनों को ढक करके बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है दो एक और मुसाफिर भी रहे होंगे। यानी कि तीन पठान थे, एक दुबला बाबू था, एक पे जो है लेखक था, और इसके अलावा एक सरदार जी थे, एक बुढ़िया थी, इसके अलावा एक दो मुसाफिर और रहेंगे। पूरे डिब्बे में यही भीड़ थी, है ना। पर वे स्पष्ट है, मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर ये बतिया रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे आपस में। और बाहर गेहूं के खेतों में बाहर किसके खेत दिख रहे थे? तो गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी। और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। जो लेखक गाड़ी के डिब्बे में बैठा था वो कहाँ जा रहे थे? तो दिल्ली में होने वाला जो स्वतंत्रता दिवस समारोह था, उसी वक्त हमारा देश आजाद हुआ था। उस वक्त की ये एक कहानी है, जब देश का विभाजन हुआ था तभी स्वतंत्र भी हुआ था हमारा देश। तो वो दिल्ली जा रहा था ये समारोह देखने के लिए। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी। पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार-बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर, जब तक पाकिस्तान बना नहीं था, ठीक है, पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बंबई में ही रहेंगे या फिर पाकिस्तान में जाकर के बस जाएँगे। ठीक है, आपस में वो सरदार जी वो कह रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने के बाद जो जिन्ना साहब हैं, वो बंबई में ही रहेंगे या फिर पाकिस्तान चले जाएँगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता,
बम्बई क्यों छोड़ेंगे? पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है? लाहौर और गुरदासपुर, ठीक है, ये दो स्थानों के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। पाकिस्तान जब देखिए बंटवारा होता है, मान लीजिए घर का बंटवारा हो, ये तो फिर भी देश है, बहुत बड़ा है, इसका किधर से कौन सा हिस्सा किस देश में जाएगा, इसका वो अनुमान बैठे-बैठे लगा रहे थे। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हँसी-मज़ाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मज़ाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन-सा कदम ठीक होगा और कौन-सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश था। जगह-जगह दंगे हो रहे थे, यानी कि देश विभाजन जब हुआ था, तो जगह-जगह पर दंगे हो रहे थे, ये बात आप जानते ही हैं, और कौमी आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता था कि देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण के इस झुटपुटे में आज़ादी की सुनहरी धूल सी पड़ रही थी, और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था, और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी-किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। झेलम के स्टेशन की यहाँ पर बात हो रही है। जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल-निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। यानी कि वो क्या खा रहे थे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पठान बैठे हुए थे डिब्बे में, वो खाने में क्या खा रहे थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आजकल इसी तरह के ढूँढ-ढूँढ करके क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा रहे हैं। तो मांस और नान रोटी के टुकड़े खा रहे थे। फिर वह हँसी मज़ाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। खा ले बाबू, ताकत आएगी। हम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। खा ले दाल खोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। ठीक है, जो दुबला बाबू जो बैठा हुआ था, उसको भी वो क्या कर रहे थे, उसको भी मांस और नान रोटी खिलाने के लिए बोल रहे थे कि तू भी खाकर मोटा हो जाएगा। डिब्बे में लोग हँसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता हुआ सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हँसकर कहा, "ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता लेता है तो अपने हाथ से उठा ले।" इसका मतलब है हमारे हाथ से अगर तुझे नहीं चाहिए तो अपने हाथ से ले ले। खुदा कसम भर का गोश्त दे और किसी चीज़ का नहीं। आगे है, ऊपर बैठा पठान चेक कर बोला, "ओ खंजीर के तुख्म, इधर तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएंगा। ठीक है, मतलब हम तुम्हारे साथ दाल रोटी खाएंगे, तो हमारे साथ में मांस मदिरा खा ले, मांस वगैरह खा ले।" इस तरह का वो बोल रहे हैं। ठीक है, बोटी मतलब मीट को ही बोलते हैं। इस पर कह कहाँ उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता और सिर हिलाता रहा, और कभी कभी दो शब्द पश्तो भाषा में बोल रहा था बार बार। ठीक है, वो कितना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और मुझे लगता है अगली बार ये कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। ओ कितना बुरा बात है, ओ कितना बुरा बात है, हम खाता है और तू हमारा मुंह देखता है। मतलब हम खाता है, हम खा रहे हैं और तुम हमारा मुंह देख रहे हो। सभी पठान मगन यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। स्थूल काय सरदार जी बोले, और बोलते ही खी करने लगे। ठीक है, तो ये जो सरदार जी जो बैठे हुए थे, वो कहने लगे कि तुम ये इसलिए नहीं ले रहा है कि तुमने हाथ नहीं धोए। अधलेटी मुद्रा में बैठे, अधलेटी यानी कि आधे लेटे और आधे बैठे हुए थे सरदार जी, और आधी तोंद तोंद उसकी सीट के नीचे लटक रही थी। सरदार जी मोटे थे, है ना? तुम अभी सोकर उठे और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसीलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी करने लगे। मेरी ओर का मतलब है यहाँ पर लेखक की ओर। ठीक है, मांस नहीं खाता है बाबू, तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है? फिर कह कहा उठा। डब्बे में और भी मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने पर गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर तो उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते ही उनमें एक तरह की बेतकल्लुफी आ गई थी, यानी कि एक दूसरे से वो हंसी मजाक कर रहे थे। काफी देर से वो लंबे सफर पर जा रहे थे, साथ में बैठे हुए थे। ठीक है, बाकी के जो मुसाफिर थे वो चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। तो वगैरह पे यहाँ पे जो है अ, बातें चल रही हैं, हँसी मज़ाक चल रहा है। "ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा खाने की बात करेंगे।" तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ घुसते चले आए थे। "कौन-सा स्टेशन है?" किसी ने पूछा। "वजीराबाद है शायद।" ठीक है, जहाँ गाड़ी रुकी थी, ये कह रहा था वजीराबाद है शायद। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी-सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था।
वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। जब छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3 या 4 आदमी रहे होंगे, इधर-उधर अपने-अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते-देखते प्लेटफ़ॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अब भी हँसी-मज़ाक चल रहा था। यानी कि जो लेखक था वो बाहर की तरफ देख रहे थे और उधर देख रहे थे कि जो लोग पानी भर रहे थे वो आधा पानी भर के ही इधर-उधर अपने डिब्बे की तरफ भागने लगे और देखते-देखते पूरा प्लेटफ़ॉर्म खाली हो गया। लेकिन डिब्बे के अंदर अभी भी हँसी-मज़ाक चल रहा था। वो सोच रहे थे जो लेखक हैं, कहीं कोई गड़बड़ है मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी तब्दीली को भी भाँप गया था। यानी कि जिसने 1-2 बार या कई बार दंगे देखे हों, उसको भनक लग ही जाती है कि हाँ, अब कुछ होने वाला है, ठीक है? तो लेखक को ऐसा लग रहा था, दुबले बाबू ने कहा था कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, जो लोग इधर-उधर भाग रहे हैं। भागते व्यक्ति खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। आगे तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफ़ॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का-सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। "कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं है जगह।" बोल दिया, "जगह नहीं है।" किसी ने कहा। आगे बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं। आवाजें आ रही थी, मतलब बाहर से आवाजें आ रही थी, मतलब अंदर से आवाजें आ रही थी कि बंद कर लो दरवाजा, ठीक है। ऐसा होता है ना, जब बस ट्रेन में कोई बैठता है तो बाहर वाला जो मुसाफिर बैठता है उसको बैठने नहीं देते हैं, है ना। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहा, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते हैं, पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है। और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था, तभी मैले-कुचैले कपड़ों और लटकती मूंछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया। कैसा मैले-कुचैले कपड़े पहने हुए था, चीकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई का काम करता होगा। वह लोगों की शिकायती आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। मतलब उसके पास क्या था, जो मेला कुचैला आदमी था, काले रंग का संदूक था उसके पास। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ। वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था, तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 वर्ष की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हों के बल उठकर बैठना पड़ा था। आगे बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़ आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे, मतलब अंदर जो मुसाफिर भर रहे थे वही एक दूसरे को चढ़ने नहीं दे रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लग करके खड़ी हुई थी। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है, किसी ने बोला होगा। वह आदमी पसीने से तर रहा था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों में बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। संदूक के साथ में वो रस्सियों में बंधी खाट, मतलब खाट की पाटी भी उसने ले रखी थी, मतलब जो बांस की पाटियां जिनको बोलते हैं ना। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ, लाचारी हूँ, शहर में दंगा हो गया है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुंचा हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक्कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं इधर जगह नहीं है। और पठान ने आप देखा ना ताब आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी। जो मुसाफिर अपने खटिया अपना संदूक अंदर खींच रहा था, दंगे के डर से वो भाग रहा था, उस पठान ने जो अंदर बैठा हुआ पठान ने उसमें को लात मार दी, पर लात उस आदमी को लगने की बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह वहीं हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। हाट की पार्टियों के बाद बड़ी-बड़ी गठरियां आई, इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई, है ना? यानी कि उसकी अ, जो पठान था, एक तो अंदर भीड़-भाड़ हो रही थी और ऊपर से जो बंदा आया था मैला कुचैला सा आदमी, वो बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ ले आया था, है ना? निकालो इसे, कौन है? तो पठान बार-बार बोल रहा है कि इसे निकालो, कौन है ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहाँ लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बैठी एक बुढ़िया
कुरलाए जा रही थी, ए नेक बख्तो बैठने दो, आ जा बेटी तू मेरे पास आ जा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बे जालिमो बैठने दो। वो बुढ़िया उनसे बोल रही है कि इसको बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी, छूट गया सामान, छूट गया। वह आदमी बदहवासा होकर चिल्लाने लगा, यानी कि उसका पूरा सामान अभी तक अंदर नहीं आ पाया था और गाड़ी चलने लगी। पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाई जा रही थी, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडेरा पकड़कर नीचे उतर गया। यानी कि जितना भी सामान उसने अंदर चढ़ाया था वो सब उसने दोबारा से नीचे फेंक दिया और अपनी बेटी से और अपनी पत्नी से कहता है कि उतरो नीचे उतरो। आगे पकड़कर नीचे उतर गया। उसके नीचे उसके पीछे उसकी भयाकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उनके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई थी। तभी मेरी बगल में, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है देखो। आग के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा, ओ बेगैरत, तुम मर्द एक ही औरत है, सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे भी जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। पश्तो भाषा बोल रहा था जो दुबला बाबू के नाम से मुसाफिर बैठा हुआ था। बाबू चुप बना लेटा रहा, यानी कि वो डिब्बे के फर्श पर लेट गया था। अब अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को आम डिब्बे में बैठने नहीं देगा। ओ बाबू, तुम अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठ जाना। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकलाकर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि शहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। यानी कि जब शहर में दंगा हो गया था और गाड़ी जिस शहर से अभी निकलने वाली थी, निकल रही थी, जिसमें प्रवेश कर गई थी, उसमें दंगा हो चुका था और दंगे में कुछ भी हो सकता है। लोग वहां खिड़कियों से क्या कर सकते हैं? पथराव कर सकते हैं, पत्थर गोली भी चल सकती है। इसलिए वो दुबला बाबू शायद नीचे लेट गया था और खिड़की भी अब बंद की जा रही थी। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की पल्ला चढ़ाया हो और उसकी देखा-देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे हों। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे हुए थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा अचानक से टूटकर धीमी पड़ जाती थी तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता। केवल पठान निश्चिंत थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला नहीं था। धीरे-धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी-फटी आँखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुँह सिर लपेटे टाँगे सीट पर चढ़ाए बैठी-बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और उसे धीरे-धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीखकर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्वीर वाला पठान चौंक कर बोला। इधर उतरेगा, जंजीर खींचूं? और खीखी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरवंशपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था।
बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की से बाहर झांकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एकरस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक का सा शब्द हुआ, शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांककर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ रही थी। शहर आ गया है, वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया। अमृतसर आ गया है। अब वो अमृतसर पहुंच चुके थे। उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधन करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की, नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की। मैं, बाबू चिल्लाने लगा था और क्योंकि अब उसका शहर आ गया था। ये यहाँ पर दिखा रहा है कि वो वहां पर जाकर अब उसके अंदर भी वो शक्ति, वो जान आ गई थी। जिस जिस पठान को वो इतनी देर से झेल रहा था, चुपचाप सहन कर रहा था उसकी बातों को, है ना, जो तब से ही उसका मजाक बना रहा था दुबले बाबू का। अब दुबले बाबू अपना अमृतसर के आते ही चिल्लाने लगता है, ओ पठान के बच्चे नीचे उतर। क्या उसको गालियां देता है। बाबू चिल्लाने लगा था और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्वीर वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला। बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी माँ हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे, तेरी उस, आगे, ओ बाबू बक बक नहीं करो, ओ खंजीर के तुक में गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जवान खींच लेगा। वो पठान वहां पर ऊपर बैठा हुआ बोल रहा था। गाली देता है मादर, बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात ना तोड़ू तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। दुबले बाबू में अब जान आ गई थी, शक्ति आ गई थी। वो हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। अब पठान की जो आवाज थी वो दब गई थी, है ना। वो कह रहा था कि हमने क्या बोला था, हमने तो कुछ नहीं बोला, सब लोग निकाल रहे थे, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जवान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, वे जीन जोगी आराम नाल बैठो, है ना, कि चुपचाप बैठ जाओ। ये रब दियो बंदियो, कुछ होश करो। उसके होंठ किसी प्रेत के होठों की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से छीन सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था। अब बोल तेरी, मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहीं पर दंगा हुआ है क्या। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े दो तीन खामचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान तीन चार पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। ना जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था, यानी कि जो दुबला बाबू था वो पता नहीं कब चुपचाप से नीचे उतर गया था। मेरा माथा ठनका, गुस्से से वह पागल हुआ जा रहा था, न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले किसी डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। गोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी थी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया, दुबला बाबू आता हुआ दिखाई दिया लेखक को। उसका चेहरा अब भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने उसे वह कहाँ से मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंख पठानों को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को नहीं पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। मतलब वो डिब्बे से नीचे उतरा था उस प्लेटफॉर्म पर और कहीं से लोहे की छड़ उठा लाया था। लेकिन तब तक वो जो पठान थे, तीन पठान उसमें बैठे हुए थे, वो वहां से निकल चुके थे, जा चुके थे, है ना, वरना उनको मार ही डालता। निकल गए हरामी, मादर, सबके सब निकल गए। फिर वह सिट पिटा करके उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, तुम सब नामर्द हो, बुजदिल हो। सभी मुसाफिरों को बोलने लगा, पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे, किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी बगल वाली सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी थी। डिब्बे के पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी
और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहाँ उनके जान माल का खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। तो कुछ देर बाद लोग ऊँघने लगे थे, मगर बाबू अभी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर को गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद ऊँघने लगा था, यानी कि उसे नींद आने लगी थी लेखक को भी। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे-बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर को लुढ़क जाता तो कभी दूसरी ओर को। किसी-किसी वक़्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त-व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुँचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टाँगें पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह-तरह की आड़ी-तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े हुए थे। उनकी बीभत्स मुद्राओं को देखकर लगता कि डिब्बा लाशों से भरा पड़ा है, क्योंकि उसमें एक तो भीड़-भाड़ बहुत थी और लोग बहुत डरे हुए थे। पास बैठे बाबू पर नज़र पड़ती तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुँह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा हुआ नज़र आता। किसी-किसी वक़्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी से उतरा है, और मैं झटके से उठ कर के बैठ जाता। इसी तरह जब मेरी एक बार नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी कोई स्टेशन लांघकर आई थी, पर अभी तक उसने कोई रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उसी पर लगी रही, फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पौ फटने वाली है, यानी कि दिन निकलने वाला है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोंचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा। डिब्बे डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोंचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई व्यक्ति डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांककर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियाँ चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसके दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर की ओर गई। गाड़ी के साथ-साथ एक औरत चली आ रही थी, नंगे पाँव, और उसने 2 गठरियाँ उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार-बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, "आजा, आजा, तू भी आजा।" दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। "खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो।" वह आदमी हाँफ रहा था। "खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी।" सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकालकर बोला, "कौन है? इधर जगह नहीं है।" बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, "खुदा के वास्ते गाड़ी निकल जाएगी।" और वह आदमी खिड़की, अब वही दिबला बाबू खिड़की नहीं खोल रहा था, ठीक है? और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सटकनी टटोलने लगा। "नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से।" बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह! उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई पड़ दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ को चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरच गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर, मतलब बाबू ने दरवाजा तो खोल दिया गुस्से में, लेकिन अब उसी लोहे की छड़ से जिससे वो पठान को मारने के लिए लेके आया था, अब उस मुसाफिर के सर पर दे मारा, है ना? तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धाराएँ एक साथ फूट पड़ी। झुटमुटे में मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दाँत नज़र आए। वह दो एक बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आँखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुदी सी आँखें जो धीरे-धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हों कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इसी बीच अंधेरा कुछ और छँट गया था। उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें उसके सफ़ेद दाँत फिर से झलक पड़े। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में त्रास के कारण उसके होंठों पर बल पड़ने लगे थे, यानी कि उसके सिर पर जो छड़ है उससे खून निकलने लगा था, खून बहने लगा था। नीचे पटरी के साथ-साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी मालूम नहीं हो पाया कि क्या हुआ है, वह अभी भी शायद यही समझ रही थी
कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है और उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ-साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर को पकड़-पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा ढंढेरे पर से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे आ गिरा। यानी कि जो आदमी उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसको इतनी चोट लग गई थी लोहे की छड़ से कि वो उस पर चढ़ ही नहीं पाया और नीचे गिर गया और उसके गिरते ही औरत ने भी भागना बंद कर दिया, मानो उन दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में भूत का भूत बना हुआ खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथों में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े-खड़े हिला, किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एकदम आगे बढ़ आया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी, दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया, एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएँ-बाएँ देखने लगा। इसमें एक चीज़ आपको मैं बताऊँ यहाँ पर जो समझ में आ रही है, अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ना? तो ये सभी के साथ होता है अक्सर ये ऐसा हमारा जो रोग है, अगर गुस्सा हमें बहुत ज़्यादा आता है, क्रोध ज़्यादा आता है, तो जब तक वो किसी पे ना निकले ना, वो आसानी से ठंडा होता नहीं है। और वही दुबले बाबू के साथ हुआ था, वो पठानों को तो नहीं मार पाया, लेकिन उसने अ, उस जो बेचारे आदमी को, मुसाफिर को ही मार डाला। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे, मेरी ओर उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर वह खड़ा रहा, फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, उस अपने हाथों की ओर देखा। आगे सभी मुसाफिर सोए पड़े थे, मेरी ओर उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा रहा, जो दुबला बाबू था, ठीक है? फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने हाथों की ओर देखा, फिर एक-एक करके अपने हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पाँव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे-धीरे झुटपुटा छँटने लगा, दिन खुलने लगा, साफ-सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था, छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथों सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है तुमने। तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक ना एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक बीभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी की चेहरे की ओर देखता रहा। विशेष तथ्य ये मैं शैली में लिखित कहानी है। मैं शैली यानी कि लेखक ने जो कहानी लिखी है, लेखक ने खुद अपनी आंखों से ये जो पूरा मंजर है वो देखा है, ठीक है। भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत के चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु है, जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। कहानी में शुरू में खुशनुमा माहौल होता है, परंतु बाद में वातावरण भयाक्रांत हो गया। शायद सबको दंगों की आहट पहले ही हो चुकी थी। इसमें कौन कौन से स्थानों का उल्लेख हुआ है, तो पेशावर, है ना, वो जो दुबला बाबू था वो पेशावर का लग रहा था, पश्तो बोल रहा था। बम्बई, इसमें बात आई है कि जिन्ना बम्बई छोड़ देंगे या फिर पाकिस्तान चले जाएंगे, है ना। वजीराबाद का जिक्र आया है, वजीराबाद का स्टेशन आ गया। दिल्ली का नाम आया, दिल्ली स्वतंत्रता समारोह देखने के लिए जा रहा था। अमृतसर आ गया, अमृतसर वो लोग जा रहे थे। हरबंसपुरा, जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया है। मुख्य पात्र इसमें कौन कौन है, तो इसमें कथावाचक स्वयं लेखक है। इसके बारे में ये इतना सारा जो अभी हमने पढ़ा है वही है ना, इसको पढ़ लेना। दुबला बाबू है इसमें, और इसके बाद है डिब्बे के 3 पठान है, ठीक है। गौण पात्रों में सरदार का नाम आता है, बुढ़िया का नाम आता है और भिस्ती आता है एक। दंगों के बीच में यात्रियों को पानी पिलाने आता, एक बार ही इसका जिक्र आया है। प्रमुख उद्धरण है इसमें, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इनको मैं अब दोबारा नहीं पढ़ने वाली। आप एक बार इनको पढ़ लेना। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट कथन है। भीष्म साहनी जी ने लगभग 120 कहानियां लिखी हैं। नीली आंखें और चीप की दावत भी इनकी प्रमुख कहानियों में। चीप की दावत भी हम पढ़ेंगे, है ना, वो हमारे सिलेबस में है। नीली आंखें 1943 में लिखी गई पहली कहानी है, जो हंस पत्रिका में छपी थी। और चीप की दावत 1973 में आई थी। वृद्ध विमर्श की ये कहानी है।
और डॉक्टर गोपाल राय इनके बारे में कहते हैं, अमृतसर आ गया देश विभाजन के समय पाक से हिंदुस्तान आने वाली ट्रेनों में दहशत, अविश्वास, अनिश्चय भरे यात्रियों की मानसिकता की कहानी है। नामवर सिंह कहते हैं, सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है? सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद में तो दिखाई देती हैं और भीष्म जी की जो ये विशेषताएं हैं। तो नामवर सिंह और गोपाल राय जी का कथन है, जीवन काल है इनका, भीष्म साहनी जी का जन्म हुआ था 1915 में और 2003 में इनका निधन हुआ। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कहानियाँ यहाँ पर देख लेते हैं। क्रम से भाग्य रेखा 1953 ईस्वी, पहला पाठ 1957 ईस्वी, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973, वाउचू वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1988 और डायन 1998। डायन पूछी जाती है, ठीक है? तो इनको आप एक बार याद कर लेना सभी क्रम से। आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी है तो अच्छी तो भई लगेगी, मैंने तो नहीं लिखी है ना, लेखक ने लिखी है भीष्म साहनी जी ने, जो कि अब नहीं है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास प्लीज़ फिर चैनल को शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।